नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बिहार की जो सियासत है अब गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, आज बिहार में अमित शाह वहां पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक दमदार भाषण दिया। पहले तो आप उनका ये भाषण सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। जेडी और कांग्रेस दोनों घपला घोटाला करने वाली पार्टी है। मैं बताता हूं, आरजेडी ने चारा घोटाला किया, वर्दी घोटाला किया, पाइप घोटाला किया, मेगा घोटाला किया, रेलवे के होटल के आवंटन का घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बेनामी संपत्ति बेटे बेटियों के नाम से अबजों रुपयों की जब्त की। मित्रों, कांग्रेस ने भी कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाला, लैंड फॉर जॉब घोटाला, बॉफोर्स घोटाला, शारदा चिट फंड करने का काम भी कांग्रेसियों ने किया। और मोदी जी एक गरीब के घर से आया हुआ आदमी है। एक चाय बेचने वाले गरीब का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बना है। इतने साल मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है मोदी जी, उन पर 25 पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप हमारे विरोधी भी नहीं लगा सकते। इस प्रकार का शासन नरेंद्र मोदी जी ने किया। अंत में भाई और बहनों, मोदी जी को एक तीसरा मौका दीजिए, 400 पार कराइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं, मुझे बताओ, एक कश्मीर जो है ये हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं भाई, जोर से बोलो, लालू तक आवाज जाए ऐसे। ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये लालू, कांग्रेस, सभी लोग मिलकर 75 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठे थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। धारा 370 को मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। भाई और बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? यही लालू प्रसाद यादव है जिसने अडवाणी जी को पकड़कर राम रथ को रोका था। लालू जी, आप कुछ नहीं कर सकते, बिहार की जनता हमारे साथ है। मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा करने का काम भी मोदी। इसके साथ साथ मोदी जी ने इस देश में से आतंकवाद, नक्सलवाद को भी समाप्त किया। भाई और बहनों, इस देश को सुरक्षित बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। इस देश को समृद्ध बनाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का उत्थान करने का काम भी केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं। मुझे बताइए, मैं आज इस पाटलिपुत्र की महान भूमि पर आया हूं। आने वाले दिनों में देश का चुनाव होने वाला है। बिहार की जनता 40 में से 40 सीटें एनडीए को मोदी जी की झोली में डालेगी क्या? जोर से बोलिए, डालेगी क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के साथ साथ 400 पार कराएंगे क्या? जोर से बोलो, कराएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।
तो देखा आपने किस तरीके से अमित शाह ने विपक्ष के ऊपर पलटवार किया और कहीं ना कहीं उन्होंने चिराग पासवान को अपने एनडीए खेमे में रहने के भी एक संकेत दे दिए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि चिराग पासवान जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए उनके लिए दरवाजे खोले जा चुके हैं और चिराग पासवान को अब कहीं ना कहीं वहां से ऑफर आने भी स्टार्ट हो गए। अब क्या एनडीए गठबंधन चिराग पासवान को अपने खेमे में रखने के लिए क्या जोर लगाता हुआ नजर आता है? ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में चिराग पासवान बिहार की राजनीति में एक अहम चेहरा बनने वाले हैं। जिस तरीके से उनकी डिमांड एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में दोनों में बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हमारे सहयोगी हमारे साथ सिराज मौजूद है, उनसे जानेंगे कि क्या चिराग पासवान एक हुक्म का इक्का हो सकते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? जी, मुझे नहीं लगता कि हो सकते हैं, वो हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब उनकी दावेदारी जो है वो बढ़ती जा रही है। खासतौर पर हाजीपुर सीट को लेकर उनके चाचा और कहीं ना कहीं चिराग पासवान के बीच विवाद रहा है और यही वो बड़ा कारण है कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं अब बीजेपी में वो बगावती सुर आप देखने को मिल सकते हैं जो एनडीए गठबंधन है, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद जो सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज है तो वो है चिराग पासवान। और चिराग पासवान के आने के बाद नीतीश कुमार के आने के बाद कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा चुनौती बनकर उभर चुका है। और आने वाले समय में तेजस्वी यादव जिस बात की जिक्र कर रहे थे, आपकी 10 सीटें उन्हें देने का कह सकते हैं ऑफर दिया गया है, कहीं ना कहीं अब उन्हें बिहार की 8 सीटें और उत्तर प्रदेश में भी उन्हें 2 सीटों का देने का ऐलान किया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चिराग पासवान जो है वो बगावती सुर अपना सकते हैं और इंडिया गठबंधन से रिश्ता जोड़ सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर सीट जहां से उनके कह सकते हैं उनके पिता वहां से लड़ते थे और रामविलास पासवान, और अब जो है उनके चाचा वहां से सांसद हैं जिन्होंने बगावत कर लिया, पार्टी तोड़ दी। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 सीटें जीती, लेकिन 4 जो सांसद थे वो कहीं ना कहीं पशुपति पारस के साथ चले गए और उसमें जो है पशुपति का जो सीट है हाजीपुर वहां से सांसद है। लेकिन चिराग पासवान लगातार इस बात की दुहाई दे रहे हैं, उस हाजीपुर सीट पर दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है कहीं ना कहीं वो सीट पशुपति पारस को देने के मूड में है। यही वो बड़ी वजह है कि चिराग पासवान किसी भी कीमत पर हाजीपुर सीट जो है वो छोड़ने को राजी नहीं है। और जेपी नड्डा अमित शाह से लगातार मुलाकात चल रही है गहमा गहमी के बीच। अब देखना होगा कि आने वाले समय में बात बनती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सिराज आपने जिक्र किया कि वहां से पशुपतिनाथ हाजीपुर से अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन चिराग पासवान ने अभी इस पे दावेदारी अपनी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि वो उनके पिताजी की विरासत है और विरासत सीट है, वो उनको चाहिए। तो जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार वहां पर अपने चाचा के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच में अभी बीना यादव ने एक बयान दिया, उन्होंने बोला कि हम इनके साथ ही रहेंगे, हमारे जो नेता हैं वो चिराग पासवान है और हम इनके साथ रहेंगे। और हमने वहां पर एनडीए गठबंधन के साथ एक राज्यसभा सीट की भी मांग की है और बाकी 6 सीटों की और भी मांग की है एनडीए गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव के लिए। तो ऐसे में क्या जिस तरीके से लगातार अब ये दावेदारी ठोकी जा रही है और जिस तरीके से चिराग पासवान ये अपने पिताजी की विरासत बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में पशुपतिनाथ वो सीट छोड़ते हुए नजर आएंगे? कि पशुपतिनाथ लगातार ये बयानबाजी भी कर रहे हैं कि वो जो उनके साथ 5 सांसद ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद अभी चिराग पासवान का जो वर्चस्व है पार्टी में उतना ज्यादा नहीं है, जो लोगों में उनके साथ कोई सांसद और विधायक अब नहीं रह गए। ऐसे में क्या वाकई में चिराग पासवान वो सारा कुछ जनाधार अपना फिर से बनाते हुए नजर आएंगे या पहले से बना हुआ है? जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि उनको फिर से बनाने की जरूरत है, क्योंकि जब उनके पिता थे रामविलास पासवान तो उनकी हाजीपुर में पकड़ थी और हाजीपुर का विकास का जो श्रेय है वो रामविलास पासवान को दी जाती है। यही वो बड़ी वजह है कि चिराग पासवान के लिए ये सीट जो हाजीपुर की है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है और किसी भी कीमत पर इस सीट को गंवाने के लिए राजी नहीं है चिराग पासवान। और बगावती सुर का सबसे बड़ा कारण यही बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया विरासत की, तो मुझे लगता है कि विरासत जो है चिराग पासवान आने वाले समय में अगर उनको 5 सीटें मिलती है, 4 सीटें मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आएंगे और निश्चित तौर पर इसका उनको फायदा मिलेगा। खासतौर पर सीतामढ़ी जो सीट है और हाजीपुर सीट है और तमाम जो सीटें हैं
वहां पर कुछ सीटें हैं जो जहां पर कह सकते हैं कि लोक जनशक्ति चिराग पासवान की जो पार्टी है उसकी पकड़ है। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि बीजेपी किस तरीके से मंथन करती हुई नजर आती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज अमित शाह वहाँ बिहार के दौरे पर हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि वहाँ पर वो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सेट करके ही वापस आएंगे? क्योंकि बीजेपी ने, समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले ये सीट का फॉर्मूला अपना मतलब सबके सामने वो अपनी लिस्ट लेके आए और यहाँ पर 195 लिस्ट लोगों की लिस्ट आई है, जिसमें से जितने 195 सांसद है, इसमें से काफी कुछ नाम है जिसमें अभी उनकी चर्चा नहीं हो रही है या अभी उनकी लिस्ट नहीं आई है। तो क्या बीजेपी में ये अमित शाह कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्योंकि बिहार में जिस तरीके से चिराग पासवान और भी एनडीए गठबंधन में बिहार के कुछ जेडीयू की कुछ सीटें हैं, उसको लेकर भी सीट पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में क्या अमित शाह बिहार में जाके कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि भले ही चिराग पासवान को वो मनाने में सफल हो जाए, लेकिन आने वाले समय में चिराग पासवान कभी भी खेला कर सकते हैं। इस बात को जो है अमित शाह बखूबी समझते हैं। यही वो बड़ी वजह है कि लगातार बीजेपी आलाकमान जो है उनके संपर्क में है और लगातार उनसे बातचीत कर रहा है। इधर विपक्ष लगातार उन पर डोरे डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी विदेशी दौरे पर आएंगे, उसके बाद से ही ऐलान होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर भी सामने आ रही है कि नीतीश कुमार की जो जेडीयू पार्टी है वो 16 सीटों पर दावेदारी पेश कर चुकी है और निश्चित तौर पर उन्होंने अमित शाह को यह प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब देखना होगा कि क्या अगर बीजेपी और जेडीयू अगर 16-16 सीटें लेती हैं तो फिर ऐसे में अब 5 जो 6 सीटें बचेंगी, 8 सीटें बचेंगी, वहां पे कैसे इन 6 दलों के बीच जो है वो मंथन बैठता है। क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि पहले जब था वो कहीं ना कहीं पार्टियां कम थी, लेकिन अब जो है 6 पार्टियां हैं, 40 उतनी ही सीटें हैं। जीतन राम मांझी भी हैं, उसमें लगातार उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी है, पशुपति पारस भी है। ये तमाम बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर अब इनके बीच विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखना होगा इसी विवाद के कारण जो है कहीं ना कहीं 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में बिहार का एक भी जो है उम्मीदवार नहीं था। क्योंकि अमित शाह इस बात को बखूबी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, अगर जरा सी भी मिस्टेक होती है तो एक ही झटके में पूरा एनडीए गठबंधन टूट सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी बिहार में कोई भी उम्मीदवार अभी सामने नहीं आया, ऐसे में जीतन राम मांझी एक बड़े दावेदार, चिराग पासवान एक बड़े दावेदार और जेडीयू जो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पाला बदल के आए हैं इस पार्टी में, तो उनकी भी कुछ उम्मीदें होंगी इस पार्टी को लेकर कि हाँ यहाँ पर मुझे वो चीजें मिलेंगी जो वहां पर मुझे इंडिया गठबंधन के साथ या तेजस्वी यादव के साथ नहीं मिल रही थी। अब ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार विदेश से आने के बाद क्या पेच फंसाते हुए नजर आते, क्योंकि सबको सीटों की जो लालसा है वो कहीं ना कहीं, और बिहार में सीटों की वजह से ही नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि नीतीश कुमार विदेश से आने के बाद क्या खेला कर सकते हैं। क्या सिराज आपको लगता है कि नीतीश कुमार कितनी सीटों की डिमांड कर सकते हैं जेडीयू के लिए? जी मैंने पहले ही कहा कि उनको जो है 16 सीटों की दावेदारी उनकी पार्टी ने पेश की है और साफ तौर पर अमित शाह को यह प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में अब देखना होगा कि क्या बीजेपी पार्टी 16 सीटें देती है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के पास जो है कह सकते हैं कि कोई उपाय भी नहीं है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जेडीयू को 16 नहीं तो कम से कम 12-13 सीटें तो जरूर देनी पड़ेंगी। जी वाकई में जिस तरीके से सिराज ने बताया कि आने वाले समय में जेडीयू सीटों को लेकर कोई ना कोई बड़ा खेल करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू इस चीज को लेकर अड़ी हुई थी पहले भी सीट को लेकर, तो आने वाले समय में भी वो सीटों को लेकर कुछ ना कुछ बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। और जीतन राम मांझी, स्वाभाविक सी बात है, पहले से ही वो मंत्री पद के लिए कहीं ना कहीं बड़ा हंगामा करते हुए नजर आए थे और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अपनी दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या राय बनती है कि आने वाले समय में बिहार में नीतीश का जो वर्चस्व है वो उसके बेस पे कितना उनको वोट मिलने वाला है, कितनी सीटें मिलने वाली है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।